हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अम्बीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम जिस खबर पर चर्चा करेंगे उससे कई लोगों की चीखें भी निकलेंगी और कई लोगों को अंदर ही अंदर दर्द भी होगा। जी हाँ, खबर ये है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 7 जून को दंगे जैसी स्थिति बन गई। अब आपको बताता हूं कि 2024 से पहले इसमें षड्यंत्र क्या है। ये षड्यंत्र है देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना और इसका इल्जाम बीजेपी पर लगाना। यह साबित करना कि बीजेपी 2024 का चुनाव सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर जीतना चाहती है और ये बहुत ही होशियारी के साथ किया जा रहा है। 7 जून बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए। जी हाँ, 350वीं जयंती शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की, वो है 7 जून। शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा क्या है ये तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं। इसके बावजूद कैंपेन चलाई गई टिप्पू सुल्तान और औरंगजेब के पक्ष में। आप औरंगजेब और शिवाजी महाराज के युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, कैसे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया, कैसे उनके बीच युद्ध हुआ, कौन युद्ध जीता, कैसे वो वहां से बचकर निकले। लेकिन इसके बावजूद शिवाजी महाराज से औरंगजेब को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। इसके विरोध में कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और कोल्हापुर बंद का आह्वान किया। जब वे अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके घर जा रहे थे तब हमारे देश के तथाकथित शांति दूतों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ये औरंगजेब की औलादे कहाँ से आ गई और इसका असर कहाँ हुआ? वहीं हुआ जहाँ पे होना चाहिए था, हैदराबाद में। ओवैसी ने कहा कि अगर औरंगजेब की औलादे हैं तो गोडसे और आप्टे की औलादे कौन है? पर वो ये नहीं बता पाए कि शिवाजी महाराज के उत्सव पर सोशल मीडिया पर औरंगजेब का महिमा मंडल किसने और क्यों किया, और वो भी एक योजना के तहत। इससे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गेट पर या प्रवेश द्वार पर चादर चढ़ाने की कोशिश भी की गई थी। अब कैसे इनके तार जुड़े हुए हैं ये सुनिए आगे। तो बात यह है कि महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का पैसा एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के अंदर लगा हुआ है और उस कंपनी के ऊपर आजकल छापेमारी चल रही है। अब इन खबरों को जोड़िए तो आपको कहीं ना कहीं तार जुड़ते नजर आ ही जाएंगे। इससे बहुत से लोग घबराए हुए हैं। अब किस किस का काला धन बाहर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही कोशिशों के बावजूद भी अच्छी नहीं हो पा रही है। उसकी स्थिति तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। पर वे ये नहीं जानते कि एक उंगली दूसरों की तरफ करने पर 3 उंगलियां अपनी तरफ भी खड़ी होती हैं। अब महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे भी हैं। अब मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे किसकी तरफ हैं, शिवाजी के समर्थकों के साथ या औरंगजेब के समर्थकों के साथ? अगर वो औरंगजेब के समर्थकों के साथ हैं तो ये साबित हो जाएगा या वो खुद ही साबित कर देंगे कि उन्होंने हिंदुत्व कब का छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर वो शिवाजी के समर्थकों के साथ हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि वो औरंगजेब के समर्थकों के साथ क्या कर रहे हैं या उनके साथ खड़े हुए नजर क्यों आ रहे हैं। और इसी पर जवाब शरद पवार को भी देना होगा। वे ये कहकर नहीं बच सकते कि ये सब बीजेपी करवा रही है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है इस देश में औरंगजेब के प्रति प्यार दिखाने वालों की कमी नहीं है।
अगर दिल्ली में लुटियन जोन में औरंगजेब के नाम की सड़क बनाई जा सकती है तो आप समझिए कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। ये वही औरंगजेब है जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, वो भी तलवार की नोक पर। लेकिन इस वक्त औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है तो इसके पीछे भी कारण है। वो कारण मैं आपको बताता हूँ, जो मेन कारण है वो, जिसके बारे में कोई नहीं बताएगा या कोई ध्यान भी नहीं देगा। ओवैसी ने एक बार कहा था कि भारत के ज़्यादातर मुसलमान हनाफी हैं और वो फतवाए आलमगीरी को मानता है। अब ये फतवाए आलमगीरी क्या है? ये वो दस्तावेज है जिसे औरंगजेब ने 17वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाया था। इसके लिए 500 विशेषज्ञों को बुलाया गया था, जिसमें 300 दक्षिण एशिया से, 100 इराक से और 100 हिजाज से थे। इस दस्तावेज में मुसलमानों के तमाम सिविल अधिकारों के बारे में बताया गया है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के मुसलमानों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे वो शादी करें, कैसे उनके जायदाद का बंटवारा हो, कैसे ये सब जो सिविल जो भी मामले हैं वो सभी उसके अंदर इन्वॉल्व किए गए। और आज भी भारत का ज़्यादातर मुसलमान उन्हीं कानूनों को मानता है। तो अगर इसमें फडणवीस ने इन्हें औरंगजेब की औलादे कहा तो क्या गलत किया? तो जिसकी राहों पर चलता है, जिसके कहे अनुसार चलता है, अगर उसको उसका बाप नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? पर भारत के मुसलमानों को ये समझना होगा कि भारत के बहुसंख्यक समाज में औरंगजेब किस तरह से प्रभावित करता है या किस तरह की भावना पैदा करता है, ये उन्हें समझना होगा। भारत के बहुसंख्यक समाज के घाव अभी तक भरे नहीं हैं, वो अब भी ताज़ा हैं। वो जानते हैं कि औरंगजेब ने कितनी क्रूरता की है। अगर वे इतना जानने के बाद भी इसको अपना आदर्श मानते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया तो होगी, इसकी प्रतिक्रिया आएगी। अब ये मुसलमानों को तय करना है कि वो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं या कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द आपसे नए टॉपिक के ऊपर। नई चर्चा में जुड़ने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।